हेलो फ्रेंड्स। तो आयोनिक साम्य की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास तक सारी थ्योरी तो कंप्लीट करा दी थी, न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी हो गए थे स्टेज 2 के। आज न्यूमेरिकल्स करते हैं स्टेज 4 के। स्टेज 4 में जो प्रीवियस ईयर के प्री मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चन दिए गए हैं मॉड्यूल में, तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टेज 4 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि धन आयनों के विलयन में HCl की उपस्थिति में जब H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो गुणात्मक विश्लेषण के द्वितीय वर्ग में धनायन अवक्षेपित होते हैं, परंतु चतुर्थ वर्ग के धनायन अवक्षेपित नहीं होते। क्योंकि देखो, गुणात्मक विश्लेषण में क्या होता है कि धनायनों को उनके विलयता गुणनफल के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा गया है। तो जो द्वितीय समूह में धनायन होते हैं उनके सल्फाइड का विलयता गुणनफल काफ़ी कम होता है। तो उनके सल्फाइड का विलयता गुणनफल कम होता है तो उन धनायनों को अवक्षेपित करने के लिए सल्फाइड आयन की कम सांद्रता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो चतुर्थ समूह है उसमें सल्फाइड का विलयता गुणनफल अधिक होता है। तो सल्फाइड का विलयता गुणनफल अधिक होने के कारण उनको अवक्षेपित करने के लिए अधिक सल्फाइड आयन की सांद्रता की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि केवल द्वितीय समूह के धनायनों को अवक्षेपित करने के लिए देखो, H2S दुर्बल विद्युत अपघट्य है और इसके वियोजन से बनता है 2H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव। HCl प्रबल अम्ल है और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो द्वितीय समूह में H2S का प्रयोग किया जाता है HCl की उपस्थिति में। द्वितीय समूह में H2S का प्रयोग किया जाता है HCl की उपस्थिति में। तो HCl की उपस्थिति में क्या होता है कि H2S का जो वियोजन है वो बहुत कम हो जाता है। तो H2S का वियोजन कम होने के कारण सल्फाइड आयन की सांद्रता कम हो जाती है और केवल द्वितीय समूह के धनायन ही अवक्षेपित होते हैं क्योंकि उनका विलयता गुणनफल काफी कम है। चतुर्थ समूह के धनायनों को अवक्षेपित करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2S का प्रयोग करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन से बनता है NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो ये OH नेगेटिव H प्लस के साथ क्रिया करके H2O बना लेता है और जो साम्यावस्था है वो अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती है और सल्फाइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो चतुर्थ समूह के धनायनों को अवक्षेपित करने के लिए सल्फाइड आयनों की अधिक सांद्रता की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। लेकिन द्वितीय समूह के धनायनों को अवक्षेपित करने के लिए सल्फाइड आयनों की कम सांद्रता की आवश्यकता होती है और उसकी कम सांद्रता के लिए HCl की उपस्थिति में H2S प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कि HCl की उपस्थिति में सल्फाइड आयन की सांद्रता कम कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जब 0.1 m एसिटिक अम्ल के 10 ml का अनुमापन 0.1 m अमोनिया विलयन के साथ किया जाता है तो तुल्यांक बिंदु पर pH क्या प्राप्त होगा। एसिटिक अम्ल का pKa 5 है और अमोनिया विलयन का pK भी 5 के बराबर है। अमोनिया विलयन का अर्थ हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया का जलीय विलयन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है CH3COOH, अमोनिया का जलीय विलयन मतलब NH4OH और दोनों की अभिक्रिया से बनेगा अमोनियम एसीटेट। तो ये बनाएगा CH3COONH4 प्लस H2O। एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों के मिलने से अमोनियम एसीटेट बनेगा और H2O बनेगा। अब एसिटिक अम्ल की सांद्रता 0.1 और आयतन 10 दे रखा है। सांद्रता 0.1 और आयतन है 10 ml और इसकी सांद्रता भी 0.1 गिवन है। अब अभिक्रिया से पता लग रहा है कि 1 मोल एसिटिक अम्ल का 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो जितना आयतन
एसिडिक अम्ल का है उतना ही आयतन NH4OH का भी प्रयोग में आएगा। ठीक है, आयतन में मोलरता का गुणा करेंगे तो मिलीमोलों की संख्या आ जाएगी। तो 10 गुणा 0.1 किया तो 1 मिलीमोल आ गया, इसका भी 1 मिलीमोल आ गया। अभिक्रिया के बाद अमोनियम एसीटेट का 1 मिलीमोल बनेगा और ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब ये जो लवण है ये दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से मिलकर बना है। तो इस प्रकार के लवण के जल अपघटन के लिए पीएच का जो फार्मूला होता है, पीएच बराबर होता है 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। इस प्रकार का लवण जो कि दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है, इसके जल अपघटन के लिए पीएच का फार्मूला होता है 7 प्लस 1/2 pK माइनस 1/2 pKb। अब इस क्वेश्चन में दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड की pKb 5 दे रखी है और एसिटिक अम्ल की pKa 5 दे रखी है, मतलब K और Kb दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो उनको कैंसिल कर दो, तो pH का मान 7 आ गया। क्योंकि ये pH का फार्मूला सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लवण की कोई भी सांद्रता हो ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता, तो pH का मान 7 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 7 हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सोडियम ऑक्साइड pH1, सोडियम सल्फाइड pH2, सोडियम सेलेनाइड pH3, सोडियम टेल्यूराइड pH4 के सम मोलर विलयन के pH के मध्य सही संबंध क्या है। देखो, तो उसमें क्या किया गया है कि सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सोडियम ऑक्साइड है Na2O, सोडियम सल्फाइड होता है Na2S, सोडियम सेलेनाइड Na2Se और सोडियम टेल्यूराइड Na2Te। ठीक है, इसका pH दिया गया है 1, pH1, इसका pH2, इसका pH3 और इसका pH4 और इनमें संबंध पूछा गया है। ठीक है, देखो इन सभी में सोडियम तो समान है, बाकी जो ऋणायन हैं वो आप देखेंगे तो 16th ग्रुप के ऋणायन हैं। तो 16 ग्रुप के ऋणायनों के यदि हाइड्रेसिड देखे जाएं तो H2O, H2S, H2Se और H2Te ये होते हैं। ठीक है, और इस वर्ग में नीचे जाने पर जो इनकी हाइड्रेसिड की जो अम्लीय सामर्थ्य है ये बढ़ती जाती है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी। नीचे जाने पर इनकी जो अम्लीय सामर्थ्य है ये बढ़ती जाती है, मतलब जो H2O है वो सबसे दुर्बल अम्ल है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो Na2O का जलीय विलयन होगा उसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे अधिक होगी, और क्षारीय सामर्थ्य सबसे अधिक हुई तो pH सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो क्षारीय विलयन होता है उसकी pH ज़्यादा होती है और अम्लीय विलयन का pH कम होती है। तो Na2O का विलयन सर्वाधिक क्षारीय होगा तो उसका pH सर्वाधिक होगा, तो pH का जो क्रम आएगा वो ये आ जाएगा pH 1, 2, 3 और 4। ये क्रम निकल कर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक क्षार BOH के वियोजन स्थिरांक का मान 10⁻⁻12 है, तो क्षार के 0.01 m विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होगी। देखो, BOH क्वेश्चन नंबर 4 में दुर्बल क्षार दिया गया है BOH, इसके वियोजन से बनेगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता अगर C है और वियोजन की मात्रा यदि अल्फा है
तो C में से C अल्फा घटा दो, ये C अल्फा और ये C अल्फा। तो इसमें जो Kb का मान है वो बहुत ही कम है। Kb का मान दे रखा है 10 to the power -12, जो बहुत ही कम होता है। तो इसमें यदि हम अप्रॉक्सीमेट लगाएं तो OH बराबर रूट Ka गुणा C आ जाएगा। K या Kb आएगा, ये बेस है, क्षार है, Kb गुणा C आ गया। Kb का मान दे रखा है 10 to the power -12 और C का मान है 0.01, तो 10 to the power -14 आ गया। इसका रूट लेंगे तो 10 to the power -7 मोल पर लीटर आ गया। तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता होगी वो 10 to the power -7 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम पूछा गया है और क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल लिए गए हैं। क्लोरीन के जो ऑक्सी अम्ल होते हैं वो होते हैं HOCl, इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस। HClO2 इसे कहते हैं क्लोरस, क्लोरस अम्ल। HClO3 इसे कहते हैं क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। और चौथा होता है HClO4, इसे कहते हैं परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो उसमें होता यह है, एक साधारण सा तरीका यह होता है कि इन ऑक्सी अम्लों में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जैसे जैसे बढ़ती है अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती जाती है। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, तो HClO4 की अम्लीय सामर्थ्य सर्वाधिक हो जाएगी। और एग्जैक्टली तो ये होता है कि जब HCOCl टूटेगा तो उसके वियोजन से बनेगा H प्लस OCl माइनस। HOCl के वियोजन से बनेगा H प्लस और OCl माइनस। इसी प्रकार से HClO2 के वियोजन से बनेगा H प्लस ClO2 माइनस। इसके वियोजन से बनेगा H प्लस ClO3 माइनस और HClO4 के वियोजन से बनेगा H प्लस ClO4 माइनस। तो जो परक्लोरिक अम्ल के वियोजन से जो ClO4 नेगेटिव आयन बना है, इसमें जो ऋणावेश है वो 4 ऑक्सीजन में बटा रहता है, जिसकी वजह से आवेश घनत्व कम होता है और स्थायित्व बढ़ जाता है ऋणायन का। तो जो अम्ल है उसमें हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसलिए सर्वाधिक अम्लीय क्षमता परक्लोरिक अम्ल की होगी इन चारों में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक बफर को बनाता है। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है HNO3 और NH4NO3। तो HNO3 प्रबल अम्ल है और NH4NO3 दुर्बल क्षार के साथ बना हुआ लवण है, पर ये बफर नहीं होता। दूसरा है HCl और KCl। तो HCl प्रबल अम्ल है,
और KCl लवण है तो ये भी बफर नहीं होता। तीसरा दिया है HNO2 और NaNO2। तो HNO2 दुर्बल अम्ल हो गया, HNO2 दुर्बल अम्ल है, और NaNO2 प्रबल क्षार के साथ बना हुआ लवण है। तो ये दोनों का मिक्सचर जो है वो अम्लीय बफर की तरह कार्य करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है कि 298 केल्विन पर 10⁻⁻8 m HCl के जलीय विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है? 10⁻⁸ m। देखिए HCl जो होता है, HCl के वियोजन से बनेगा H+ और Cl-। क्वेश्चन नंबर 7 है, HCl की सांद्रता 10⁻8 दे रखी है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻8 मोल प्रति लीटर होगी, और जल का भी वियोजन होगा तो इससे बनेगा H+ प्लस OH-। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आएगी 10⁻7। अब क्योंकि HCl की जो सांद्रता है वो बहुत ही कम है, 10⁻7 मोल प्रति लीटर से भी कम है, इसलिए जल के वियोजन से जो हाइड्रोजन आयन बनेंगे हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नगण्य नहीं मान सकते, तो उसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो फिर जो टोटल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आएगी, हाइड्रोजन आयन की टोटल सांद्रता आ जाएगी 10⁻7 प्लस 10⁻8। तो उसमें 10⁻7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0.1, तो ये आ गया 1.1 इंटू 10⁻7। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गई। यदि इस विलयन का हम pH निकालेंगे तो pH आ जाएगा नेगेटिव लॉग 1.1 10⁻7, ये बराबर आएगा नेगेटिव लॉग 1.1 प्लस नेगेटिव लॉग 10⁻7। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1, तो 7 से थोड़ा सा कम, 7 से थोड़ा सा कम। तो जब भी अम्ल की सांद्रता 10⁻7 या उससे कम होती है तो उसके जलीय विलयन में pH का मान हमेशा 7 से थोड़ा सा कम आएगा। जब भी अम्ल की सामर्थ्य 10⁻7 या उससे कम होती है तो उसकी pH का मान 7 से थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो 7 से कम आएगा। इसी प्रकार से अगर ये क्षार का विलयन होता तो उसकी pH का मान 7 से थोड़ा सा अधिक होता है। तो हमेशा बस यही देखना है कि अगर अम्ल का विलयन है और सांद्रता 10⁻7 या उससे कम है तो उसकी pH हमेशा 7 से थोड़ी सी कम होगी, और यदि क्षार है तो pH 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन ये केवल तभी होता है जब उनकी सांद्रता 10⁻7 मोल प्रति लीटर या उससे कुछ कम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में तो हाइड्रोजन आयन पूछी गई थी, तो आंसर ये आ जाएगा 1.1 10⁻7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 0.1 m अमोनिया विलयन के 40 ml को 0.1 m HCl के 20 ml के साथ मिलाया गया, तो मिश्रण का pH क्या होगा? और अमोनिया के लिए pKb का मान 4.74 दिया गया है। अमोनिया के लिए pKb का मान 4.74 के बराबर दिया गया है। देखिए अमोनिया का जो जलीय विलयन होगा उसमें होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया के जलीय विलयन में आ जाएगा NH4OH, और उसको मिलाया गया है HCl के साथ, तो दोनों की अभिक्रिया से बनेगा NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका सांद्रता है 0.1 और आयतन है 40। सांद्रता है इसकी 0.1 मोल पर लीटर और आयतन लिया है इसका 40 ml। HCl की सांद्रता भी 0.1 है लेकिन आयतन है 20। तो अगर आयतन का और मोलरता का गुणा करेंगे तो मिलीमोल की संख्या आ जाएगी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोलों की संख्या आ गई 0.1 गुणा 40, 4 मिलीमोल आ गए, और HCl के आ जाएंगे 2 मिलीमोल।
अभिक्रिया को देख के पता लग रहा है कि HCl का 1 मिलीमोल NH4OH के 1 मिलीमोल से क्रिया करेगा, ठीक है। तो इसके 2 मिलीमोल से क्रिया करेंगे। तो अभिक्रिया के पश्चात HCl का तो हो जाएगा 0, इसका बचा रह जाएगा 2 मिलीमोल और NH4Cl का बन जाएगा 2 मिलीमोल। तो ये हमारे पास दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण आ गया। दुर्बल क्षार NH4OH और प्रबल अम्ल HCl के साथ बने लवण का मिश्रण आ गया। तो एक बफर विलयन आ गया, और ये क्षारीय बफर है। तो क्षारीय बफर का जो pKb होता है, pKb नहीं POH सॉरी, क्षारीय बफर का जो POH होता है ये होगा pKb प्लस लॉग सॉल्ट बटा बेस, ये होता है बराबर। pKb का मान दे रखा है 4.74 प्लस लॉग, लवण दे रखा है 2 और क्षार भी दे रखा है 2। अब ये दोनों एक ही विलयन में हैं, तो जो मोलों का अनुपात होगा वही मोलरता का अनुपात होगा, क्योंकि विलयन का आयतन समान है। तो लॉग 2 बटा 2 1 हो गया, 0 हो गया, उसको हटा देते हैं। तो POH बराबर आ गया 4.74। तो POH से pH आ जाएगी, pH बराबर आएगी 14 माइनस 4.74, तो आ जाएगा 10 माइनस 4 हो गया 6, ये 2 और ये आ गया 9। pH बराबर 9.26 आ गई। ये एक बफर विलयन है और उसकी pH 9.26 के इक्वल आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक दुर्बल अम्ल Ka का मान 10 टू दी पावर -5 है। यदि इस अम्ल का 0.1 मोल प्रति लीटर जल में घोला जाए तो साम्य पर वियोजित अम्ल की प्रतिशतता निम्न के निकटतम होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दुर्बल अम्ल है HA। इसके वियोजन से बनेगा H प्लस A माइनस। वियोजन की मात्रा पूछी गई है और K का मान 10 टू दी पावर -5 है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा रूट Ka बटा C। K का मान दे रखा है 10 टू दी पावर -5 और C का मान दे रखा है 0.1। अल्फा बराबर आ जाएगा रूट K बटा C और K का मान दे रखा है 10 टू दी पावर -5 और C का मान दे रखा है 0.1। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -4। तो रूट लेने पे आया 10 टू दी पावर -2। तो यदि प्रतिशत वियोजन पूछा जाए, प्रतिशत वियोजन की मात्रा, तो 10 टू दी पावर -2 गुणा 100 बराबर 1% आ गया। वियोजन की जो मात्रा आएगी वो 1% आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलयन के POH की गणना कीजिए जिसमें 10 टू दी पावर -10 m हाइड्रोनियम आयन है। 10 टू दी पावर -10 m, ठीक है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है।
तो 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अलग होता तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन उसने कहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 25 डिग्री सेल्सियस पर H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, ये 10⁻⁻14 होता है। तो इससे OH नेगेटिव आयन की सांद्रता आ जाएगी 10⁻14, 10⁻10, 10⁻4 आ गई। तो इससे POH आ जाएगा नेगेटिव लॉग 10⁻4, ये 4 के इक्वल आ गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोनियम आयन गुणा हाइड्रोक्साइड आयन 10⁻14 के बराबर होता है। तो उसका आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अल्प विलेय प्रबल अपघट्य AgIO3 के संतृप्त विलयन में साम्य की अभिक्रिया दे रखी है। यदि AgIO3 के विलेयता गुणनफल स्थिरांक का मान दिए गए ताप पर 10⁻8 हो तो AgIO3 के संतृप्त विलयन के 100 ml में इसकी मात्रा क्या होगी। 100 ml में AgIO3 की मात्रा पूछी गई है, देखो, और विलेयता गुणनफल 10⁻8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वर आयोडेट होता है AgIO3, इसके वियोजन से बनेगा Ag पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव। तो यदि इसकी विलेयता S के बराबर है तो ये S होगा, ये भी S होगा। तो जो KSP आएगा विलेयता गुणनफल बराबर सिल्वर आयन की सांद्रता गुणा IO3 नेगेटिव की सांद्रता। तो KSP बराबर ये S है और ये भी S है, तो S स्क्वायर हो गया। तो S बराबर आ जाएगा रूट KSP बराबर, तो रूट में आ जाएगा KSP का मान 10⁻8 है। तो 10⁻8, ये 10⁻4 आ गया। तो विलेयता है वो 10⁻4 मोल प्रति लीटर आ गई। तो -4 मोल प्रति लीटर है। तो उसका मतलब यह हुआ कि 1000 ml में 10⁻4 मोल उपस्थित हैं। तो फिर 100 ml में कितने होंगे। तो 100 ml में आ जाएंगे 100 गुणा 10⁻4 बटे 1000। 1000 ml में 10⁻4 मोल उपस्थित हैं, तो 100 ml में कितने होंगे। तो 100 गुणा 10⁻4 बटा 1000 कर दिया, तो यह आ जाएगा 10⁻5 मोल्स। ठीक है। क्वेश्चन में इसका द्रव्यमान पूछा गया है और अणुभार दे रखा है 283। तो यदि द्रव्यमान निकालें 100 ml में, द्रव्यमान बराबर 283 इंटू 10⁻5, तो ये 2.83 10⁻³ ग्राम प्रति 100 ml आ गया। देखिए AgNO3 के वियोजन से बने Ag पॉजिटिव और IO3 नेगेटिव, इसका विलेयता गुणनफल दे रखा है, तो इससे विलेयता निकल आएगी 10⁻4 मोल प्रति लीटर। मतलब ये हुआ कि 1000 ml में 10⁻4 मोल उपस्थित हैं, तो 100 ml में कितने होंगे। तो 100 इंटू 10⁻4 अपॉन 1000 कर लिया, तो सॉल्व करने पर आ गया 10⁻5 मोल्स। द्रव्यमान जो निकलेगा वो मोल में अणुभार का गुणा कर दिया, तो 283 इंटू 10⁻5, तो 2.83 10⁻³ ग्राम पर मोल निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि एक पात्र में pH 3, 4 तथा 5 वाले 3 अम्लीय विलयनों का
समान आयतन मिलाया गया है। मिश्रण में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान क्या होगा? तीन विलयन मिलाए गए हैं, इनका पीएच 3 है, 4 है और 5 है, देखिए, और समान आयतन मिलाए गए हैं। तो यदि पीएच बराबर 3 है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻³ होगी। यदि पीएच बराबर 4 है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻⁴। और अगर pH बराबर 5 है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻⁵ होगी मोल पर लीटर। अभी कहा गया तीनों के समान आयतन को मिलाया गया। तीनों के समान आयतन मान लो V ले लेते हैं तो क्या होगा, मोलरता और आयतन का गुणा करते हैं तो मोलों की संख्या आ जाती है। तो पहले वाले के मोलों की संख्या आ जाएगी 10⁻³ गुणा V, दूसरे के आ जाएंगे 10⁻⁴ गुणा V, और तीसरे के आ जाएंगे 10⁻⁵ गुणा V, और कुल आयतन हो जाएगा 3V। कुल आयतन हो गया 3V और ये आ गया m के बराबर। ठीक है, अब देखो V से तो V कट जाएगा और इसमें से 10⁻³ कॉमन ले लेता है तो ये बचेगा 1 + 0.1 + 0.01 बटा 3, तो 1.11 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3, तो 11.1 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3, ये लगभग 3.3 इंटू 10⁻⁴ के बराबर आ गया। देखो तीन विलयन दे रखे हैं, एक की pH 3 है, एक की pH 4 है और एक की pH 5 है। पहले वाले विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻�3, दूसरे में 10⁻⁴ और तीसरे में 10⁻⁵। तो जो परिणामी विलयन है तीनों को मिलाने के बाद उसकी मोलरता, तो कुल मोलों की संख्या बटे कुल आयतन, तो कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलरता और आयतन का गुणा कर लिया। मोलरता 10⁻³ और आयतन हो गया V, फिर मोलरता गुणा आयतन ऐसे तीनों का जोड़ लिया, 3V का भाग कर दिया, तो 10⁻³ कॉमन ले लिया, बाकी को जोड़ के 3 से भाग कर दिया, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल कर आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में है कि जल में निम्न में से प्रत्येक का सममोलर विलयन अलग अलग बनाया गया, तो निम्न में से कौन से विलयन का pH अधिकतम होगा? 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है SrCl2, दूसरा है BaCl2, तीसरा है MgCl2 और चौथा दिया है CaCl2। ये 4 विलयन बनाए गए हैं, और पूछा है कि इनमें से किस विलयन का pH अधिकतम होगा।
तो pH अधिकतम का मतलब क्या हुआ? देखो, क्लोराइड तो चारों में समान है। दूसरे ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो धातु का हाइड्रोक्साइड होता है उसकी जो क्षारीय सामर्थ्य है वो बढ़ती जाती है। तो सबसे ऊपर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो सबसे नीचे आता है बेरियम, उसके बाद रेडियम होता है, इसमें तो बेरियम है। तो बेरियम क्लोराइड का जो विलयन होगा ये सबसे अधिक क्षारीय होगा, और क्षारीय अधिक होगा तो उसकी पीएच भी अधिकतम होगी। अधिकतम पीएच पूछी गई, ठीक है। 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एसिडिक अम्ल तथा HCN के लिए वियोजन स्थिरांक के मान 1.5 10⁻⁵ और 4.5 10⁻⁻10 है। तो एक अभिक्रिया दे रखी है, उसके लिए साम्य स्थिरांक निकालना है। देखो, एसिटिक अम्ल जो होता है उसके वियोजन से क्या बनेगा? CH3COOH। इसके वियोजन से बनेगा CH3CO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। दूसरा है HCN। HCN के वियोजन से बनेगा H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव आयन। इस वाले वियोजन के लिए Ka का मान 1.5 10⁻⁵ और इसके लिए Ka का मान 4.5 10⁻⁻10 ये दे रखे हैं। फिर एक अभिक्रिया दे रखी है और उसके लिए साम्य स्थिरांक का मान निकालना है। अभिक्रिया क्या है? Cn नेगेटिव प्लस CH3COOH और इससे बना HCN प्लस CH3COO नेगेटिव है। यह अभिक्रिया दे रखी है और इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान निकालना है। तो देखो, सीधी सी बात है कि अगर दूसरी अभिक्रिया को रिवर्स करके पहले वाली में जोड़ देते हैं तो क्या होगा? देखो, इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा साइनाइड प्लस H पॉजिटिव और इससे बनेगा क्या? HCN। इन दोनों को जोड़ दो तो ये अभिक्रिया बन जाएगी, ठीक है। ये H और ये H राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गए, बचा एसिटिक एसिड प्लस साइनाइड, इनसे बना HCN प्लस एसीटेट, ये बन गया। तो पहली अभिक्रिया को हमने एज इट इज लिखा और दूसरी अभिक्रिया को रिवर्स कर दिया। तो पहली अभिक्रिया के लिए Ka का मान 1.5 10⁻⁵ और दूसरी अभिक्रिया को क्योंकि रिवर्स किया है तो 4.5 10⁻⁻10। तो एक कट गया, ऊपर आएगा 10⁵ इंटू ये 3 बार कट गया तो 1/3, तो लगभग 3.33 इंटू 10⁴ आ गया। लगभग इतना आंसर आ जाएगा। दूसरी अभिक्रिया को रिवर्स करके पहली बारी में जोड़ना है तो जो अभिक्रिया हमें चाहिए वो बन जाएगी, तो उसका मान 3 10⁴ आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 0.2 m CH3COONA सोडियम एसीटेट और 0.1 m CH3COOH, 0.2 m CH3COONA और 0.1 m CH3COOH। और CH3COOH के लिए Ka का मान 1.8 10⁻⁵ दे रखा है। तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखो, तो इस क्वेश्चन में ये एक बफर सॉल्यूशन है। तो बफर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता निकलेगी
इसमें क्या होगा, CH3COOH के वियोजन से बनेगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। तो Ka बराबर आएगा CH3COO नेगेटिव गुणा H पॉजिटिव बटा CH3COOH, ये आ जाएगा। इससे हाइड्रोजन आयन सांद्रता आएगी Ka गुणा CH3COOH बटा CH3COO नेगेटिव। यह हाइड्रोजन आयन सांद्रता आ गई। अब क्या है कि जो सोडियम एसीटेट है उसमें सम आयन प्रभाव की वजह से जो एसिडिक अम्ल का वियोजन होगा वो लगभग नगण्य होगा। तो जब वो नगण्य होगा तो जो सांद्रता दे रखी है हमें वही रख सकते हैं इसमें। तो Ka का मान इसमें दे रखा है 1.8 10⁻⁻5 गुणा एसिटिक अम्ल दे रखा है 0.1 बटा एसीटेट दे रखा है 0.2। तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया तो ये आ गया 0.9 गुणा 10⁻⁻5, 9 गुणा 10⁻⁻6, ये लगभग 9 × 10⁻6 के इक्वल आ गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का pH 12 है तो KSP का मान क्या होगा। संतृप्त विलयन का pH का मान 12 है तो KSP का मान पूछा गया है। देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन से बनेगा BaOH ट्वाइस, इसके वियोजन से बनेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल हाइड्रोक्साइड के। pH का मान दे रखा है 12 तो POH बराबर 2 होगी। तो फिर हाइड्रोक्साइड की सांद्रता 10⁻⁻2 हो गई। हाइड्रोक्साइड की सांद्रता 10⁻⁻2 हो गई। अभिक्रिया से पता लग रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का यदि 1 मोल वियोजित होता है तो बेरियम आयन का 1 मोल बनेगा और हाइड्रोक्साइड के 2 मोल बनेंगे। तो यदि हाइड्रोक्साइड के हमारे पास 10⁻2 मोल्स हैं तो बेरियम के कितने होंगे, -2/2। अब KSP निकालना है तो KSP बराबर आ जाएगा बेरियम आयन की सांद्रता गुणा OH आयन की पावर 2। बेरियम आयन की सांद्रता गुणा OH की पावर 2। बेरियम आयन की सांद्रता 10⁻2/2, OH की दे रखी है 10⁻2 इसका स्क्वायर 6 हो गए, 10⁻6 इंटू 1/2 तो 5 इंटू 10⁻7। तो KSP की वैल्यू 5 10⁻7 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक हाइड्राइड लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। तो लुईस अम्ल की भांति कार्य करने के लिए एक तो खाली कक्षक का होना जरूरी है जिसका प्रयोग करके वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सके। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है मीथेन का, इसमें कार्बन का अष्टक पूर्ण है और खाली ऑर्बिटल कक्षक नहीं है। दूसरा NH3 है, यह लुईस क्षार होता है क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के पास
एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तीसरा H2O है, ये भी लुईस क्षार है क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। और चौथा B2H6 दे रखा है, ये लुईस अम्ल है। क्योंकि यहाँ बोरॉन का जो अष्टक है वो पूर्ण नहीं होता, इसका कुछ अलग प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर सकता है। तो B2H6 लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें लुईस क्षार के रूप में व्यवहार करने की क्षमता सबसे कम संभव है। तो 18 में ऑप्शन दिए गए हैं NH3, दूसरा ऑप्शन है BF3, तीसरा है हाइड्रोक्साइड और चौथा है H2O। इसमें से अमोनिया, हाइड्रोक्साइड, H2O तीनों लुईस क्षार हैं। जो BF3 है, इसमें बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल, एक कक्षक इसके बाद खाली होता है, जिसको ग्रहण करके लोन पेयर को ग्रहण कर सकता है ये, तो ये लुईस अम्ल है, लुईस क्षार ये नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक बफर विलयन तैयार किया जाता है जिसमें अमोनिया की सांद्रता 0.3 मोल प्रति लीटर और अमोनियम की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर है। अमोनिया के साम्य स्थिरांक का मान 1.8 10⁻⁻5 है। तो इस विलयन के पीएच का मान क्या होगा? देखिए, तो इसमें क्या है, पीओएच निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बटा बेस, लवण बटे क्षार। ठीक है, तो पीकेबी बराबर पीकेबी आएगा नेगेटिव लॉग 1.8 10⁻⁻5 1.8 10⁻⁻5 प्लस लॉग सॉल्ट मतलब लवण की सांद्रता 0.2 दे रखी है और क्षार की सांद्रता 0.3 दे रखी है। तो पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा ये। इसको खोलते हैं पूरे को, तो आ जाएगा माइनस लॉग 1.8 प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻5 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 3, ये 5 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो उसको हम लिख सकते हैं प्लस लॉग 2 बटा 1.8 गुणा 3, 1.8 गुणा 3 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस लॉग 2 बटा 3.6, 2 बटा 3.6 हो गया। और इसको सॉल्व करने पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, ये आएगा 5.4 आ गया। अब ये पीओएच आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में पीएच पूछा गया है और साथ में एक मान और दे रखा है लॉग का, लॉग 2.7 दे रखा है, लॉग
2.7 बराबर 0.43। लॉग 2.7 0.43 के बराबर दे रखा है। तो अगर हम इसका पीएच निकालेंगे, ठीक है, तो पीएच क्या आएगा? पीएच बराबर आ जाएगा 14 माइनस POH बराबर 14 माइनस 5 माइनस लॉग 2/5.4। ठीक है, 14 में से 5 को माइनस किया, ये 9 आ गया। इसको माइनस को प्लस कर दिया तो ये लॉग 5.4/2 हो जाएगा। और 2 से इसको काटेंगे तो 2.7 आ गया। और क्वेश्चन में ये log 2.7 की वैल्यू 0.43 दे रखी है, तो ये आ गया 9 प्लस 0.43, तो 9.43 आंसर आ गया। ये पीएच का मान आ गया। देखिए क्वेश्चन में अमोनियम आयन की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर है और अमोनिया की सांद्रता 0.3 मोल प्रति लीटर है और केबी का मान 1.8 10⁻⁻5 है। और साथ में ये मान दे रखा है कि log 2.7 0.43 के बराबर होता है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करके पहले पीएच निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे, क्योंकि ये क्षारीय बफर है और 14 में से घटाकर पीएच आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं क्लास में, आज की क्लास में। बाकी सारे सवाल है वो समान प्रकार के हैं, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।